क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया था, कहा कि हीट डज नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कूल टू द हॉटर बॉडी। तो हीट का स्पॉन्टेनियस फ्लो हॉट से कोल्ड है, रिवर्स डायरेक्शन में नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ एफर्ट्स थे अलग अलग लोगों के इनटू दिस सेकंड लॉ, है ना। तो फाइनली जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने एक्सेप्ट किया वो क्या था, देखिए बेटा सिग्निफिकेंस ये है, आपको ये बता देगा कि किसी प्रोसेस से यूजफुल वर्क कितना निकाल सकते हैं। व्हाट इट इज गोइंग टू टेल अस, hello my guitars, a very warm welcome to your session today. I'm Shilpi Kaushik aka your Dora ma'am, जो आज थर्मोडायनेमिक्स को फिनिश कराने वाली हैं। जो टॉपिक आज हम करेंगे थर्मो से, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और पूरा जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड बातें हैं, वो सारी आज कवर हो जाएंगी। दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स पूरा खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। तो फोकस करना है बेटा, पूरा सेशन आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज की क्लास में जिस तरीके के क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैं कराऊंगी, आपकी शिफ्ट में वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो ये सोचकर ही आप सेशन को अटेंड करिएगा कि ये हम अपने एग्जाम में 4 से 8 नंबर लाने के लिए इस सेशन को देख रहे हैं। तो पूरा एक एक चीज अच्छे से लिखना है कॉपी में, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आज आप थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर लेंगे मेरे साथ, तो इसके बाद बेटा आज के लेक्चर का एक टेस्ट होगा जो आपको जाकर के देना है। अब सवाल ये है कि डोरा मैम, जो नया बच्चा आज पहली बार मेरी क्लास में आया, उसे पता ही नहीं कि हर क्लास के बाद डोरा मैम टेस्ट भी देते हैं, असाइनमेंट भी देते हैं, डीपीपीज देते हैं, तो वो सब तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अब सोच रहे होगे मैम इतनी सारी चीजें हैं तो पैसे लगते होंगे ना, तो नहीं भाई, फ्री में है। तो देखिए जरा, तो हमने क्या किया ना, हमने YouTube पे फ्री कोर्स लॉन्च किया। जैसे YouTube पे सीरीज तो हर कोई चलाता है, मगर हमने क्या किया भाई, सीरीज, लेक्चर्स, वन शॉट तो एवरीवन इज डूइंग, मगर हमने ये डिसाइड किया कि जैसे हम अपने इंटरनल पेड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाते हैं, और हर क्लास के बाद हम उनको डीपीपीज देते हैं, टेस्ट देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए, हैंड रिटन नोट्स देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे YouTube वाले बच्चों को भी तो मिलनी चाहिए, है ना। वो इतना भरोसा करते हैं हम पे। तो फिर सबने सोचा कि यस वी शुड लॉन्च अ फ्री कोर्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु ट्रस्ट वेदांतु, जो हम पे इतना भरोसा रखते हैं। तो यार हम तो इतना कर सकते हैं ना। तो भाई उसके लिए हमने पूरा का पूरा जो है बैच ही फ्री कर दिया आपके लिए। तो इस बैच के अंदर हम लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ा रहे हैं, और हर लेक्चर के बाद आपको एक टेस्ट मिलता है जो जाके आपको देना होता है वेदांतु के ऐप पे, या फिर आप लॉग इन करके अपने अकाउंट पे जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इस कोर्स को जिसने नहीं अभी तक ज्वाइन किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे टैप करिएगा और बाय नाउ पे जाके आप इसमें एनरोल हो जाना। बाय नाउ के फाइनल पेज में 0 रुपीज ही दिखाएगा, तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो आप इसमें एनरोल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद बस ऐसा नहीं है कोर्स में एनरोल कर लिया। आज के सेशन का मैंने जो टेस्ट बनाया है, टेस्ट में मैं वही क्वेश्चंस रखती हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिनकी हाई प्रोबेबिलिटीज है। और अब तक ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साल बाय साल। तो ये बेटा देखिए, आपको यहाँ पे जब आप लॉग इन करते हैं अपने डैशबोर्ड पे, तो ये वाला ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पर आएगा। इसमें आपको रिसोर्सेज में जाके माई टेस्ट वाले सेक्शन पे टैप करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने सारे टेस्ट हैं। सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 3 का टेस्ट, यहाँ देखो सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 का टेस्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 का। तो आपको ये सारे टेस्ट जो हैं देने हैं, फिर आपका ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स में रैंक कंपेयर होगा। अब इतना सब करें आपके लिए, तो ये मेक श्योर करिएगा बेटा कि हमारे सारे सेशंस आप तक बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। ओके, तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड ऑन द चैनल, यू आर कनेक्टेड विद अस, ये बात बहुत जरूरी है। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ऐसे बिल्कुल बेहतरीन फीचर्स बेटा समय पर मिलते रहेंगे। और अभी तो जो एग्जाम में सिर्फ अगस्त भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। कितना टाइम बचा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और भाई दिसंबर, सिर्फ 4 महीने बचे हैं, जिसमें से 1 महीना और मैं निकाल दे रही हूँ। आप बाकी फेस्टिवल्स ले लो और कई सारी चीजें, संडेज वगैरह, चलो कुछ मस्ती कर ली, तो 1 महीना और निकाल दो। तो देखते ही देखते मतलब 3 महीने से कब 2 महीने बचेंगे, 1 महीना बचेगा और धाड़ करके एग्जाम आ गया।
तो ये समय वो है जब या तो रैंक बनती है या बिगड़ती है। तो मैं कहूंगी आप एक एक चीज जो हम करा रहे हैं उसको पत्थर की लकीर समझ के फॉलो करिएगा, तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा। तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब विद अस, ठीक है, ताकि मैम की सारी वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंचे। तो हर बच्चा जो जुड़ चुका है मुझसे वो इसी क्षण कमेंट कर देगा जेई इज टफ बट आई एम टफर। ये बहुत जरूरी है कि आप लिख दें कि माइंडसेट आपका किस प्रकार है। माइंडसेट शुड बी पॉजिटिव एंड आई वांट एवरीवन टू कमेंट डाउन द सेम थिंग, जेई इज टफ बट आई एम टफर देन जेई। हम ज्यादा टफ हैं जेई से, और इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे एनटीए को भी कि भाई तू कितने ही कांड करता फिर, मगर हमारी मेहनत पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो रिजल्ट इवेंचुअली ले ही आएगा, उसको कामयाब बनना ही है। तो ये बात लिख करके अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और शिल्पी मैम के हैंड रिटन नोट्स का जो है सारा पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो उसको जरूर ले लिया करो, ठीक है। चलो तो बेटा यहाँ पे देखिए, अब इसमें ना मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा है 2019 से लेकर के अब तक जितने पेपर हुए हैं, तो उनमें थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। तो देखिए जरा, आप सबसे ज्यादा अगर आप देख रहे हो तो टॉपिक्स है फर्स्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस हैं, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, और आपका थर्मोकेमिस्ट्री एंथैल्पी चेंजेस। तो आज हम ये वाला हाईएस्ट टॉपिक करेंगे, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। आज की क्लास इज ऑल अबाउट गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, जो अगर आपने लगा ली अच्छे से तो आप तो एग्जाम में सवाल नहीं छोड़ेंगे। चलो तो शुरू करते हैं कि मैम क्यों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें। फर्स्ट लॉ था ना अच्छा खासा। देखो फर्स्ट लॉ क्या था थर्मोडायनेमिक्स का, जो एनर्जी कॉन्जर्वेशन की बात करता था कि भाई देखिए सिंपल लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेसा एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस कन्वर्जन ट्रांसफर पॉसिबल होता है ना। तो वो हमने एनर्जी कॉन्जर्वेशन पे पूरा फर्स्ट लॉ पढ़ा था, जो ये जरूर बताता है कि कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें एसोसिएटेड हीट का जो लेन देन है वो किस प्रकार निकलेगा, कितना है ना, वर्क डन का इन्वॉल्वमेंट कितना है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, ये सारी बातचीत आपने की थी। अब सेकंड लॉ की जरूरत ये पड़ी क्योंकि फर्स्ट लॉ काफी जगह पे मार खा गया, और वो कैसी जगह थी बेटा, तीन मेन चीजें थी। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है उसने कभी ऐसे नहीं बताया कि प्रोसेस की बेसिकली स्पॉन्टेनिटी के बारे में उसने कभी बात नहीं की। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप होते हैं, जिनको जरूरत नहीं पड़ती किसी एक्सटर्नल फोर्स की, ठीक है, अपने आप होंगे। जैसे पानी ऊपर से नीचे, वाटरफॉल है, अपने आप पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, मगर पानी नीचे से ऊपर भेजना है अगर तो हमें इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत पड़ती है। तो मतलब नीचे से ऊपर पानी का जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस है। तो फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया कि पानी क्यों ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कोई प्रोसेस है किसी एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है और दूसरे में नॉन स्पॉन्टेनियस। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हीट के बारे में सोचो, जब हमें ठंड लगती है सर्दियों में भी हम ऐसा करते हैं ना कि अपने ठंडे हाथ लगा देते हैं दूसरों को, है ना, मजा आता है उसमें। क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई आर वी डूइंग इट, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड जो हीट है उसका ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, समझ रहे हो। तो ये बात तो थर्मोडायनेमिक्स ने बताया ही नहीं, फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया, है ना। ये कोल्ड ऑब्जेक्ट को अगर आप गर्म के साथ कांटेक्ट में रखेंगे, अ हॉट वन नेवर गेट्स कोल्डर, ट्रांसफरिंग हीट टू द हॉट ऑब्जेक्ट एंड मेकिंग इट हॉटर। ऐसा क्यों नहीं है भाई कि गर्म और गर्म हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि यहाँ पे ये टेबल पे मेरी चाय है भैया, देखो जो हर बार ठंडी हो जाती है तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में, ये चाय है मेरी, अब मैंने इसको यहाँ रख दिया, गरम गरम चाय में उठा के लाई थी, मतलब पूरा स्टीम ऐसे भाप निकल रही थी इसमें से, अब मैं इस चाय को देख रही हूँ यहाँ पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। ऐसा क्यों नहीं हुआ, रूम टेम्परेचर में पड़े पड़े चाय और गर्म हो गई भाई। क्या बताया फर्स्ट लॉ ने, नहीं, फर्स्ट लॉ ने ये बताया इस चाय का हीट चेंज मैं तुझे आके बता सकता हूँ, कितना एब्जॉर्ब रिलीज वाली चीज पे मैं बात कर लूंगा, बट ये कौन सी डायरेक्शन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मैं क्या जानू इसके बारे में भाई। तो वही है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो फर्स्ट लॉ ने तो मना कर दिया। चलिए और देखिए बेटा, ऐसी और लिमिटेशंस पॉइंट में बात करें तो कभी फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया कि सारा का सारा हीट जो है वो वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट होता, क्यों 100% वर्क में कन्वर्जन हो ही नहीं रहा, ठीक है। आप देखिए मैकेनिकल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी है, ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकती है थर्मल एनर्जी में फ्रिक्शन से, वह इसका रिवर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बताया,
क्या बताया फर्स्ट लॉ ने? नहीं बताया। तो फर्स्ट लॉ नेवर टोल्ड अस कि भाई क्यों कुछ प्रोसेस एक डायरेक्शन में हो रहे हैं दूसरे में नहीं हो रही है ना। तो यही मतलब तुम सोच के देखो, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट का ट्रांसफर है, कोल्ड से हॉट क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो फॉरबिड कर रहा होगा ना उसको, कोई तो ऐसा प्रोसेस होगा, कोई तो ऐसा लॉ होगा दैट फॉरबिड सर्टेन प्रोसेस, जो कुछ प्रोसेसेस को फॉरबिड कर रहा है, होने से रोक रहा है। बस वही लॉ बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, यही जरूरत थी। समझ गए हो? तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान देनी है आपको। अच्छा, अब सेकंड लॉ की जरूरत इसीलिए पड़ी। अब सेकंड लॉ में भी भैया कुछ आसान तरीके से सीधा सीधा डेफिनेशन नहीं आई। सेकंड लॉ में भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस, अलग अलग बातें बताई कि ये सेकंड लॉ है, कुछ पॉइंटर्स बताए। तो मैं सबकी डेफिनेशंस आपको दिखाऊंगी। रीजन बीइंग आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी आने लगे एग्जाम में, तो अपने को ना तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड आ भी जाए तो वी शुड नो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कैल्विन बाबा ने बोला था कि कोई भी प्रोसेस, नो प्रोसेस इज पॉसिबल जिसमें द only result is absorption of heat from a reservoir and its complete conversion to work। यही मैंने बताया कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 100 आपने फ्यूल एनर्जी दिया और 100% फ्यूल एनर्जी 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए, नेवर। ये कैल्विन ने कहा। कोई प्रोसेस नहीं पॉसिबल जिसमें द ओनली रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इनटू द वर्क। तो भाई कुछ वर्क लॉस हो ही जाता है हमेशा, ऐसा नहीं होता, मतलब एज इन वर्क कम ही मिलेगा, हीट लॉस हो ही जाएगा, ये सर्टेन है। ये इन्होंने बोला कैल्विन ने। अच्छा, इसके बाद बोल्ट्जमैन आए। बोल्ट्जमैन कहते भाई कैल्विन ने तो अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, मैं भी कुछ बोलूं भाई, इज्जत बना के रखना पड़ता है समाज में। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखिए, all spontaneous processes or naturally occurring processes are thermodynamically irreversible। जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जो खुद ब खुद हो रहे हैं, इसी को नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस इन्होंने बोला कि जितने नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस हैं जो अपने आप हो रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, दे आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब हीट वाला ही एग्जाम्पल ले लो, हीट हाई से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, मगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, रिवर्स डायरेक्शन में कोल्ड से हॉटर की तरफ नहीं जाएगी। तो कैसा हुआ? दिस इज थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, है ना। हाँ, अगर आप एक्सटर्नल एजेंसी लगाओगे तो आप ऐसा कर सकते हो, तो एक्सटर्नल एजेंसी लगाओगे तो हम बात कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज नॉट। विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। पानी को ऊपर से नीचे, तो आप अपने आप आ गया, नीचे से ऊपर के लिए आप लगाइए मोटर, खुद से तो नहीं जाएगा, है ना, कि आ गया पीछे से पानी आ रहा है और तुमने टैप चला दिया, टंकी अपने आप भर गई। ऐसा कब होता है भाई? मोटर भी फेल हो जाती है कई बार, तो है ना, तुमने देखा है उसकी एफिशिएंसी भी। अच्छा, तो इन्होंने ये कहा, जैसे कि और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक कमरा है, पूरे गैस, इसमें ऑक्सीजन गैस भरी है, साइड वाले कमरे में नाइट्रोजन गैस भरी है। अगर मैं बीच में दीवार को तोड़ दूं तो क्या होगा? ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूजन हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग अपने आप स्पॉन्टेनियस। अगर मैं वापस से दीवार लगा दूं तो क्या फिर ऐसा होगा कि वापस क्लोज करने पे कि अपने आप गैसेस सेपरेट हो जाएंगी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन? नहीं होगा, है ना। तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मगर आप रिवर्स में भैया जान निकल जाती है एयर से गैसेस को सेपरेट करने में, है ना। क्लास 9th में थोड़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा होता है तुमने, अगर याद करो तो, है ना। तो ये दो बातें। और देखिए तीसरी बात, क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया था, कहा कि हीट डज नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कूल टू द हॉटर बॉडी। तो हीट का स्पॉन्टेनियस फ्लो हॉट से कोल्ड है, रिवर्स डायरेक्शन नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ एफर्ट्स थे अलग अलग लोगों के इनटू दिस सेकंड लॉ, है ना। तो फाइनली जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने एक्सेप्ट किया वो क्या था देखिए। तो ये फाइनल स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है कि किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बेटा द एंट्रोपी of the universe increases। किसी मैथमेटिकली भी लिख के दिखाऊंगी, देखो क्या बोलता है ये, किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ती है। एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है, इसका मतलब देखो मैं और सिंप्लीफाई करके इस बात को समझाती हूँ। सेकंड लॉ कहना चाहता है कि कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है
सुनिएगा जरा, कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है वो इसीलिए स्पॉन्टेनियस है क्योंकि उसके स्पॉन्टेनियस होने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। यूनिवर्स की एंट्रोपी भैया बस बढ़नी चाहिए। तो कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर हीट है, हाई से कोल्ड की तरफ जा रही है, हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है, तो क्योंकि उसके होने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, तो क्यों हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस? इसलिए क्योंकि उसके होने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये सेकंड लॉ कहता है कि भाई कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है क्योंकि उसके होने से पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख भी सकते हैं किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। देखिए, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, या स्पॉन्टेनियस कोई मैं इरिवर्सिबल भी बोल सकती हूँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, किसी स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी है यूनिवर्स का बढ़ रहा है। डेल्टा एस बेटा यूनिवर्स का एंट्रोपी किसके बराबर होता है? देखिए, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज। तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये बढ़ रहा है, इट वुड बी ग्रेटर देन 0। समझ गए? ये मैथमेटिकल डिपिक्शन है। अच्छा, आगे पढ़िए। नेक्स्ट, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट चेंज। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बेटा जो एंट्रोपी है यूनिवर्स का वो चेंज नहीं होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो दैट इज नॉट चेंजिंग, है ना, वो जो है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? आई विल डिस्कस दैट। तो ये भी लिख लेते हैं, आइए। For a reversible process, entropy change universe का does not change. Entropy change of system plus entropy change surrounding does not change, मतलब this would be equal to 0। समझ गए? तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है यूनिवर्स का वो बढ़ रहा है, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है यूनिवर्स का दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, दैट डज नॉट चेंज। अब सवाल आता है कि मैम ये बताइए जरा कि एंट्रोपी होता क्या है, हमें तो एंट्रोपी ही नहीं पता है। तो आओ पहले ये क्वेश्चन करो। कहता है कंसिडरिंग एंट्रोपी एज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस इज। तो किसी भी प्रोसेस के लिए बेटा स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, आप बताइए। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। क्यों, किसके लिए बोल रहा है? द स्पॉन्टेनिटी। तो हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बोल रहे हैं जो खुद ब खुद होता है, जो इरिवर्सिबल होता है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो इरिवर्सिबल है, अभी हमने लिखा भी पीछे, तो उसके लिए टोटल एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल से। अब हाँ, सवाल आता है कि मैम हमें एंट्रोपी का मतलब नहीं पता। तो एंट्रोपी वो होता है जो तुम करते हो जब तुम्हारे पेपर खत्म हो जाते हैं, और पेपर जब चल रहे होते हैं उस दरमियान तो बिल्कुल जो अभी तुम करोगे ना 4 महीने, वो एंट्रोपी ही बढ़ा रहा है भाई। जब पेपर से 1-2 दिन पहले तो तुम्हारा एंट्रोपी बिल्कुल टिक के बैठे होगे तुम। एंट्रोपी होता है मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, या ये कहें बेटा डिसऑर्डरनेस है। ठीक है, तो एंट्रोपी वी कैन से दैट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, या फिर मेजर ऑफ रैंडमनेस, या फिर रैंडमनेस है या डिसऑर्डरनेस आप कह सकते हैं, डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। तो एंट्रोपी क्या है बेटा? मेजर ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। तो किसी सिस्टम में कितना उलझुलपना है, कितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, कितना अनऑर्डर्ड वो सिस्टम है। ठीक है, मैथमेटिकली हम कैसे देते हैं इस एक्सप्रेशन को, आप देखिए। मैथमेटिकली एंट्रोपी चेंज जो है बेटा वो कैसे दिया जाएगा? जो भी हीट चेंज होगा, जो भी हीट इन्वॉल्व होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, उससे अपॉन टी हम ऐसे देते हैं। ठीक है, which we can write as delta S is equal to Q reversible upon T। ये हमारा एंट्रोपी चेंज है। ठीक है,
तो मैथमेटिकली हाउ डू वी राइट द एंट्रोपी चेंज, Q रिवर्सिबल अपॉन T, जो कैसा होता है बेटा, एक स्टेट फंक्शन है। यस, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है। तो हीट किसका आएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का आएगा अपॉन टी, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। मैम हमें ये बताइए कि असल में एंट्रोपी किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर बेटा हम समझें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एंट्रोपी को इम्पैक्ट डालते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर होता है, आप देखिए जैसे मान लो आपके पास दो सैंपल्स हैं, एक सैंपल है गैस का जिसमें 2 मोल ऑक्सीजन गैस है, दूसरे में 4 मोल ऑक्सीजन है। तो 4 मोल ऑक्सीजन के पार्टिकल ज्यादा रैंडमली मूव अराउंड करेंगे, ज्यादा डिसऑर्डर सिस्टम होगा, ज्यादा एंट्रोपी होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी डिपेंड करेगा अमाउंट के ऊपर, सही बात है। 2 मोल ऑक्सीजन गैस में कम एंट्रोपी होगी, 10 मोल ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्सटेंसिव होती हैं। तो एंट्रोपी बेटा स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड करती है ना। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस उतना रैंडमनेस उतना ज्यादा एंट्रोपी, तो इट इज एक्सटेंसिव, ठीक है। फैक्टर्स देखिए, और फिजिकल स्टेट क्या है आपके सिस्टम की, इस बात पे एंट्रोपी डिपेंड करेगा का। यस, सॉलिड्स में बेटा कम एंट्रोपी होती है क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स ना टाइटली हेल्ड होते हैं। अगर वही चीज हम लिक्विड्स पे जाएं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा लूजली हेल्ड होते हैं कंपेयर टू सॉलिड में। तो सिर्फ थर्मल आप देखते हो वाइब्रेशंस पॉसिबल होते हैं, है ना। पार्टिकल्स इतने टाइटली हेल्ड होते हैं कि थर्मल एनर्जी बहुत कम होती है उनके पास, इजंट इट। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है, पार्टिकल्स फ्लो अराउंड कर सकते हैं। गैस में तो भैया नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है गैस के पार्टिकल्स के अंदर, राइट। तो मतलब सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस का है, फिर लिक्विड है और फिर हमारा सॉलिड है सबसे ज्यादा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए बेटा, इसमें सॉलिड्स भी ना हम 2 टाइप्स के सॉलिड्स पढ़ते हैं। ये वैसे जो आपका सॉलिड स्टेट पहले सिलेबस में हुआ करता था मेंस में, अब मेन से हटा दिया तो वहां, वरना हम पूरा डिस्कशन शुरू में इसी पे करते थे। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये कौन होते हैं बेटा, एमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें इररेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। क्या होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप देखोगे पूरा रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। अगर आप एक एमॉर्फस सॉलिड को काटेंगे ना बीच में से तो उसमें पार्टिकल्स का कोई सीक्वेंशियल आपको कटिंग नहीं दिखेगी, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा, बीच में से काट दो पूरा लेयर्ड पैटर्न एक जैसा सिमेट्रिकल, है ना, आपको नजर आएगा। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब आप सोचो इररेगुलर अरेंजमेंट जहां ज्यादा है वहां उलझुल पना ज्यादा है तो वहां एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स में इररेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, दे हैव मोर एंट्रोपी देन द ऑर्डर्ड सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और किस बात पे डिपेंड करेगा एंट्रोपी, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बेटा टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी सिस्टम का बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे गैस है हमारे सिस्टम में, हमने गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स को भाई ज्यादा एनर्जी मिलेगा, है ना, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो ज्यादा रैंडम मोशन इधर उधर भागना कूदना शुरू कर देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ऐसे अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं बेटा गैस का, छोटा मैंने 2 लीटर कंटेनर लिया, मैं 10 लीटर कंटेनर कर दूं तो पार्टिकल्स ज्यादा मूव अराउंड करेंगे, एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम अगेन गैस में तो क्या हुआ, उससे रैंडमनेस बढ़ गया, ठीक है। और क्या चीजें होती हैं, देखिए किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम एंट्रोपी चेंज कैसे देख सकते हैं। देखना बेटा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे पास तो हम कैसे बताते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, हेबस प्रोसेस, हेबस प्रोसेस। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 और ये 6 हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी क्या है, प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल्स कितने हैं,
माइनस गैसियस मोल रिएक्टेंट साइड कितने हैं, तो प्रोडक्ट साइड देखो 2 हैं और रिएक्टेंट साइड 3 और 1 4 है, तो -2 आया, तो डेल्टा Ng नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे डेल्टा Ng नेगेटिव है तो इस रिएक्शन के होने से एंट्रोपी चेंज भी कैसा हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो एंट्रोपी चेंज रिएक्शन का पॉजिटिव, नेगेटिव है अगर तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में व्हाट हैपेंस, आप ये लास्ट लाइन काट देना, ठीक है, 0 वाला केस काट देना। तो इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप सोच के देखिए 4 मोल गैस थी पहले हमारे पास रिएक्टेंट में, अब सिर्फ 2 मोल बचा है, तो गैस के मोल कम हो गए अगर प्रोडक्ट साइड, तो एंट्रोपी आपने घटाया है, बढ़ाया तो नहीं है ना। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए बेटा एंट्रोपी चेंज हम कैसे बताते हैं, एंट्रोपी चेंज मैंने कहा था इट्स मतलब वैसे भी स्टेट फंक्शन है, तो आप डेल्टा एस बता सकते हो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी से। जैसे मानिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है, तो इस केमिकल रिएक्शन में अगर मुझे एंट्रोपी चेंज बताना है ना सिस्टम का, तो मैं कैसे निकालती हूँ, पूरा एंट्रोपी आपके प्रोडक्ट्स का माइनस रिएक्टेंट का और इंक्लूडिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नहीं तुम्हारा लाइट नहीं गया है, मजा तो आ रहा है ना सेशन में, चलो बढ़िया। ये जो अभी अंधेरा हो गया था कुछ देर पहले, जेई की तैयारी भी ऐसी ही लगती है ना, एकदम अंधेरे में। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, कब क्या पढ़ना है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं पता। बस कोई रोशनी बनकर आए और एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो ये अंधकार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने दिन रात ये मान लो इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट डिकोड कर दिया है जेई एग्जाम का पेपर पैटर्न, और इस साल इसी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें हर हफ्ते आपके शेड्यूल टेस्ट रहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ऊपर, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये लिख लेना, इंक्लूडिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम साथ में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो तो आगे बात करते हैं। अब एक बार स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी डिफाइन कर ही लेते हैं। तो मैंने वैसे आपको समझा दिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है बेटा जो प्रोसीड करेंगे ऑन देयर ओन विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस, बाहर से कोई आउटसाइड असिस्टेंस नहीं होगा। अंडे ले लो हाथ में और छोड़ दो फर्श पे, तो क्या होगा, टूट जाएंगे अंडे। क्या टूटे हुए अंडे आपस में जुड़ करके वापस अंडा बन जाएगा क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो रिवर्स ऑफ एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन है, जो खुद ब खुद होगा बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के। देखिए जरा, जैसे चीनी को हम पानी में डाल देते हैं, अपने आप ही वो डिसॉल्व होगा, स्पॉन्टेनियस। आप छोड़ भी दो, आप चला लेते हो उसको फास्ट अप करने के लिए, नहीं भी चलाओगे वो हो जाएगा। कोयले को जब बर्न करना पड़ता है, हाँ है ना, एयर में, तो हमें इनिशिएट कराना पड़ता है, प्रोसेस अपने आप नहीं होता, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। ऐसे हीट का फ्लो देखो, हाई से बेटा लो टेम्परेचर की तरफ कैसे है, स्पॉन्टेनियस, मगर रिवर्स में कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और बताया था मैंने एग्जाम्पल गैसेस का नहीं लिया था कि इस कमरे में ऑक्सीजन गैस है, उधर अगर आपका नाइट्रोजन है, बीच में से दीवार तोड़ दो तो मिक्स हो जाएंगे, बट सेपरेशन ऐसे नहीं होता है ना। तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो गया है, और अगर आप रिवर्स सेपरेशन करोगे तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन बताइए, कहते हैं प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, कौन सा प्रोसेस है इसमें जो नेगेटिव एंट्रोपी चेंज के साथ होगा। तो सबसे पहले देखिए, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें, कैल्शियम सल्फेट एक सॉलिड है ना, तो सॉलिड को हमने तोड़ दिया है सॉलिड और गैस के अंदर, तो आप देखोगे प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल्स बढ़ गए हैं, तो इसमें तो भाई एंट्रोपी बढ़ जाएगा, है ना। एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड एंट्रोपी बढ़ गया है, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये क्या है बेटा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप ले आओगे रूम टेम्परेचर में, सो यू आर गोइंग टू गेट इनटू
गैस। आपने देखा है ना, जो शादी पार्टीज में फंक्शन होते हैं तो दूल्हा दुल्हन की एंट्री पे इतना सारे बादल से आ जाते हैं, फोग सा आ जाता है, वो ड्राई आइस ही होता है। एकदम ड्राई आइस को जब आप नॉर्मल प्रेशर पे रखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो सारा का सारा जो है जो आपका ड्राई आइस, जो सॉलिडिफाइड CO2 वापस से अपने गैस फॉर्म में आता है ना। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अब यहाँ पे देखो गैसियस मोल प्रोडक्ट साइड बढ़ गए हैं, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखिए डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। बेटा आयोडीन एक सॉलिड होता है, और अगर आप इसे पानी में घोल देंगे तो आपको आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉलिड से एक्वस मतलब लिक्विड में आ गए हो तो पार्टिकल्स में रैंडमनेस बढ़ गया, तो यहाँ भी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। लास्ट देखिए अमोनिया बनाना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इस रिएक्शन में मैंने पीछे लिख के भी दिखाया था कि डेल्टा Ng-2 आता है। प्रोडक्ट साइड 2 ही गैस के मोल्स होते हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड 4 मोल थे, तो इसका मतलब इसमें एंट्रोपी चेंज कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड एंट्रोपी कैसा हो चुका है, घट चुका है। ठीक है, आगे देखिए अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर हम एंट्रोपी चेंज का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आप याद करिए बेटा, इसको मैं डिराइव करा के चलो दिखा देती हूँ। ठीक है, आओ देखो, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को याद करें, उससे मैं लिखूं इंटरनल। अगर आप भूल चुके हो मैम, थोड़ा सा याद कराओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम भूल ही गए हैं। क्या था बेटा, इंटरनल एनर्जी चेंज Q + W था, Q + W था, और W क्या हम केमिस्ट्री में -PdV पढ़ रहे हैं, बस वही लिख के मैंने Q की वैल्यू लिखी है, dQ या Q आप लिख लीजिए, जो किसके बराबर है, du + PdV। अब आप क्या करिए, टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, लेट अस डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑन बोथ द साइड्स, पूरे में, तो dQ/T ये बन गया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपने अभी एंट्रोपी चेंज पढ़ा था, dQ रिवर्सिबल अपॉन T क्या था, दैट वाज नथिंग बट द एंट्रोपी चेंज। तुम रिवर्सिबल की ही हीट यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एंट्रोपी चेंज बन जाएगा। याद है ना, dQ Q रिवर्सिबल अपॉन T, वही है ये Q रिवर्सिबल अपॉन T। ठीक है, ds बन गया। अब du को हम कैसे लिख सकते हैं, NCV/dt लिख सकते हैं, यस, तो मैं लिख रही हूँ NCV/dt। ओके, प्लस अब आइडियल गैस इक्वेशन को अगर आप यूज करें, PV = nRT। ठीक है, तो मुझे बताइए P/T को आप कैसे लिख सकते हैं, nR/V। क्या मैं यहाँ पे P/T को nR/V सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ बेटा, यस मैं कर सकती हूँ, nR/V। तो बस देखो यहाँ से ही वो फॉर्मूला डिराइव होता है, तो ऐसा नहीं है डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछेंगे, बट आई वांट यू कि कभी फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आप याद करो कि फर्स्ट लॉ से ही हमने इसको निकाला है। तो एंट्रोपी चेंज हमारे पास आ गया है, एनसीवी किसका है, सिस्टम का, NCV/dt/T + nR dV/V। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन से आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके अपना जो मेन फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज होगा NCV ln T2/T1, ये वाला टर्म किस में जाएगा, NCV ln T2/T1, और ये किस में जाएगा, प्लस NR कांस्टेंट है, NR ln V2/V1, NR तो कांस्टेंट था। तो ये हमारा एंट्रोपी चेंज का बेसिक एक्सप्रेशन होता है। वैसे तो मैं कहूंगी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा मेंस के लिए अगर बात कर रहे हैं तो आपको इतना डेरिवेशन से लेना देना नहीं है। तो ये जनरल एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन है फॉर अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द आइडियल गैस। ठीक है, तो ये देखना हमने आइडियल गैस लेकर के चला है, तो जनरल एक्सप्रेशन एंट्रोपी चेंज का है NCV ln T2/T1 + NR ln V2/V1। ठीक है, प्लस NR ln V2/V1। अब ये हमारा बेटा बेसिक एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन। अब इसी को हम आगे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज कर लेते हैं कि क्या किस तरीके का प्रोसेस हमें सवाल में दिया गया है। तो मैंने आपको ये डिराइव कराया है अभी। अब इसमें देखिए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट T1 T2 के बराबर, तो ये टर्म उड़ जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज क्या बचेगा, NR ln V2/V1। ठीक है, अगर बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस है
तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट V1 V2 के बराबर, तो डेल्टा एस क्या होगा NCV ln T2 upon T1। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे देखो NCP ln T2 upon T1 हमने लिया, NCP ln T2 upon T1, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस के लिए हो गए। अगर आप एडियाबैटिक के लिए तो एनीवे Q0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आइसोथर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप इस जनरल एक्सप्रेशन को याद रखो, उसके बाद आप क्वेश्चन में पढ़ लो किस तरीके का प्रोसेस दिया गया है, उस हिसाब से अपना फॉर्मूला लगा करके उस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, है ना। फॉर्मूला निकाल के कि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर उड़ा दूंगा जनरल में से, आइसोकोरिक था तो वॉल्यूम उड़ा दूंगा, और आइसोबारिक में NCP ln T2 upon T1, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब आगे देखिए फेज ट्रांजिशन बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे एंट्रोपी चेंज फेज ट्रांजिशंस में कैसे निकलेगा, अगर बेटा कभी कोई फेज ट्रांजिशन हो रहा है, फिजिकल स्टेट में चेंज है, तो वहां पर क्या होगा, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, अगर मेल्टिंग हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। और फेज ट्रांजिशन बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहे हैं, तो मान लो कोई फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी चेंज कैसे होता है, याद है आपको, एंट्रोपी चेंज Q रिवर्सिबल अपॉन T होता है। और अगर बेटा मैं कहूं कांस्टेंट प्रेशर पे ये हो रहा है प्रोसेस, और हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे कुछ नहीं बट एंथैल्पी चेंज होता है, याद करो, हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज है, तो क्या मैं इसे डेल्टा H अपॉन T बोल सकती हूँ, बोलो, बोल सकती हूँ। वही किया, देखो सिस्टम के लिए जो आपका एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, डेल्टा H अपॉन T। डेल्टा H क्या है, हीट चेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, और टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब फेज ट्रांजिशन हो रहा है, जिस टेम्परेचर फेज ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे मेल्टिंग हो रहा है तो क्या मेल्टिंग पॉइंट है वो नीचे लिखा जाएगा, अगर वेपोराइजेशन हो रहा है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट है वो लिखा जाएगा, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अगर इसमें आप सराउंडिंग के लिए लिखेंगे तो सिस्टम सराउंडिंग का, क्योंकि ये कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज कांस्टेंट ही रहेगा, दैट विल नॉट चेंज। तो सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज 0 है, तो सराउंडिंग का माइनस डेल्टा H अपॉन T, तो सिस्टम का डेल्टा H अपॉन T, मतलब नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो कैसे कैसे फेज ट्रांजिशन हो सकते हैं, देखिए आपको फ्यूजन का एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन अपॉन जिस टेम्परेचर पे फ्यूजन हुआ है मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे देखिए एंट्रोपी चेंज वेपोराइजेशन का, तो एंथैल्पी चेंज वेपोराइजेशन का अपॉन किस टेम्परेचर पे वो हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही सब्लिमेशन का एंट्रोपी चेंज, तो ये हम ऐसे निकालते हैं फेज ट्रांजिशन, जो ईजी होता है। तो क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है, बल्ले बल्ले टाइप का क्वेश्चन होता है। एक सवाल देखिए, क्वेश्चन हमें कहता है कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ CD2O is 10 calories at 1000 Kelvin. The change in entropy associated with cooling of 32 gram of CD2O vapor from 1000 Kelvin से 100 Kelvin at constant pressure will be। तो प्रोसेस पहचानिए, change in entropy एसोसिएटेड विद कूलिंग ऑफ इतना अमाउंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो एंट्रोपी चेंज कांस्टेंट प्रेशर, आपने जनरल एक्सप्रेशन याद किया था, बोलिए, कांस्टेंट प्रेशर वाला टर्म लगा दिया, तो आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगा NCP ln T2 upon T1। यानी आप आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसपे एंट्रोपी चेंज कितना था, NCP ln T2 upon T1। आया याद, देखो अब नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, इसने हमें नंबर ऑफ मोल्स के लिए डेटा दे रखा है, यस और नो, देखिए NCP ln T2 upon T1। आओ जरा देखो, तो मोलर हीट कैपेसिटी इतना है, 10 कैलोरी ये वैल्यू है अपने पास। चेंज इन एंट्रोपी विद कूलिंग ऑफ 32 ग्राम ऑफ CD2O वेपर। अब आपको मास निकालना बता देती हूँ, देखिए CD2O ये क्या है, कार्बन का मास 12 ग्राम पर मोल, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ड्यूटेरियम का 2 होता है, तो 2 का कितना होगा 2, और ऑक्सीजन का 16, समझ गए, ठीक है। बताओ ऐसे निकालोगे। अब इसमें दिक्कत आप कर सकते हो कि ये 2 है, ड्यूटेरियम 2 है, देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मासेस एक ड्यूटेरियम का 2 है, तो 2 का कितना होगा 4 होगा, ठीक है, तो 4 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना होगा 32 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास, ठीक है, ये मोलर मास है। तो अगर ये मोलर मास है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, मास
जो 32 ग्राम दिया है और मोलर मास 32 ग्राम पर मोल, तो यानी 1 ही मोल आया। तो इससे तो अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया भाई। 1 मोल है, कुछ तो मल्टीप्लीकेशन में कम हुआ, ठीक है। और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ln x को 2.303 log x कर सकते हैं, यस। तो 2.303 इंटू CP की जो वैल्यू है वो 10 है, इंटू लॉग ऑफ, अब देखिए कह रहा है कूलिंग ऑफ इतना फ्रॉम 1000 केल्विन से 100 केल्विन, तो साइड में सब्स्टिट्यूट करियो। तो T2 कितने में जा रहे हो फाइनली, 1000 से 100 पे जा रहे हो, तो T2 100 और T1 कितना है 1000 होगा, बोलो भाई। सो log 10⁻⁻1 तो माइनस हो जाएगा, दिस वुड बी माइनस 2.303, ठीक है। माइनस 2.303 ही आ रहा है ना, या माइनस 23 आ रहा है शायद, हाँ। देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे log 10⁻⁻1 हो जाएगा, जो -1 आगे आ जाएगा। 2.303 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 का आएगा, 23.03, -23.03, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कर सकते थे, इजी था। तो एंट्रोपी चेंज अलग अलग प्रोसेस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होते हैं ये आपने देख लिए हैं। और देखिए ये होमवर्क में करना है, ऐसा ही बिल्कुल सेम केस का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। देखिए फेज ट्रांजिशन, द एंट्रोपी ऑफ अ सैंपल ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इंक्रीजेस बाय इतना ऑन एडिंग रिवर्सिबली इतना हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल इज। तो आप देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपको समझ आएगा थोड़ा एंट्रोपी चेंज कैसे हुआ होगा, फिर मतलब डेल्टा एच जो है डेल्टा एच अपॉन टी से निकलेगा, रिवर्सिबल है। एंट्रोपी ऑफ अ सैंपल इंक्रीजेस बाय इतना, इतने से एंट्रोपी बढ़ रहा है रिवर्सिबली, है ना। जब इतना हीट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन्वॉल्व है तो ये टेम्परेचर आपको बताना है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच, दोनों वैल्यूज आपको दे रखे हैं। एंथैल्पी चेंज की वैल्यू देखिए 0.3344 जूल्स दे रखा है, देखा 0.3344 जूल्स है, और डेल्टा एच कितना है 0.836 जूल पर केल्विन है। तो यहाँ से सीधा सीधा आपका टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, तो 33/83 काइंड ऑफ है, तो 0.4 केल्विन होगा, ठीक है, 0.4 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी वुड बी राइट, कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन और देखिए, 12 से 26 कहता है एक कप है पानी का, अच्छा सवाल है, देखो कहता है अ कप ऑफ वाटर at 5 degrees Celsius is placed in a microwave oven and the oven is turned on for 1 minute during which the water begins to boil। तो आपके पास एक पानी का कप था जो 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था, आपने क्या किया बेटा, इसको माइक्रोवेव में रख दिया है। अब माइक्रोवेव में जब आपने रखा तो अवन को टर्न ऑन किया है हमने 1 मिनट के लिए, जिसके दरमियान पानी उबल चुका है, यानी पहले पानी 5 डिग्री सेल्सियस पे था, अब उबल गया। कह रहा है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले तो आप ये समझिए, जो माइक्रोवेव है वो क्या करेगा, इट विल सप्लाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू वाटर, है ना। तो मतलब एनर्जी कहाँ जा रही है, सिस्टम के पास, समझ रहे हो ना, एनर्जी एंटर्स द सिस्टम। तो अगर एनर्जी सिस्टम में एंटर कर रहा है तो हीट कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। बोलो भाई, बेटा माइक्रोवेव से एनर्जी पानी के पास गया तो सिस्टम ने हीट लिया है ना, माइक्रोवेव चलाते ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मिलने लग गया उसको, है ना, तो क्यों पॉजिटिव होगा। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में सोचें तो आप बताइए 5 डिग्री सेल्सियस से आपने शुरू करके इसको बॉयल करा दिया, तो आपने टेम्परेचर के साथ क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया है आपने। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस बिहेवियर कंसीडर करते हुए इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो इसका मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना, मतलब कि बेटा जो इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगा, बढ़ जाएगा, होगा,
बताओ, तो Q पॉजिटिव डेल्टा U पॉजिटिव। अब अगर वर्क की बात करें, क्योंकि पानी बॉयल करना शुरू करता है, तो बॉयल करने का मतलब क्या है, वेपर बन रहा है, वेपर बना तो सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसे में तो भाई वर्क डन किया है सिस्टम ने, एक्सपेंशन हुआ है ना, पानी बॉयल कर गया लिक्विड से वेपर। तो अगर पानी बॉयल करता है, वेपर बना और सिस्टम एक्सपैंड हुआ, और एक्सपेंशन में काम सिस्टम करता है, और जो भी काम सिस्टम करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो Q पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव, डेल्टा U पॉजिटिव। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए। अच्छा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाया था उन्होंने इस बार, है ना, एनटीए ने। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल बनाया भाई, मतलब सिंपल भी था और अच्छा कॉन्सेप्ट भी यूज करा कि बच्चा थोड़ा दिमाग लगाएगा, कुछ सोचेगा। चलिए आगे चलेंगे बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी की बातचीत हम करेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, अभी तक हमें ये नहीं पता कि कोई प्रोसेस फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए हमें एक नई जो है नया फंक्शन बनाना पड़ा। सोचिए, जो गिब्स फ्री एनर्जी था, गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी? टू फाइंड द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। तो गिब्स फ्री एनर्जी को बेटा मैथमेटिकली कैसे देते हैं? एंथैल्पी H माइनस ts। अब ये बहुत छोटी सी बात है, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे गिब्स फ्री एनर्जी बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है और स्टेट फंक्शन है। मैंने आपको 7 स्टेट फंक्शन कराए थे जो हम सारे पढ़ चुके हैं। अगर आप देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, आखिरी स्टेट फंक्शन था G, गिब्स फ्री एनर्जी, जो अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब अब आप प्रोसेस को जैसे मर्जी कैरी आउट कराइए, ए से बी जाना है, आप ए से पहले सी गए, डी गए, फिर बी तक पहुंचे, या सीधे ही जाओगे, तो उसके लिए तो भाई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर देखिए, अब G क्या है बेटा? H माइनस ts, ये फंक्शन हर बच्चा अभी की अभी कमेंट सेक्शन में लिख देगा। सबसे पहले ही लिख दो भाई, ये समझ लो उसको मैसेज भेज रहे हो तुम, उसको मैसेज भेज रहे हो, इस फीलिंग से तो लिख ही सकते हो ना, G इज इक्वल टू H माइनस ts, G इज इक्वल टू H माइनस ts, बिल्कुल उस फीलिंग से जल्दी से लिख दो। अभी हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखने वाले हैं, देखो भाई जल्दी देख लो। अब हम बात करेंगे, कोई प्रोसेस बेटा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, आप इसको ना एक काम करिए, डिफरेंशिएट करिए पहले। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dg सबने लिख दिया था कमेंट में, dh माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी, अच्छा माइनस ही लिखो, माइनस एंट्रोपी कांस्टेंट जब टेम्परेचर चेंज। अब मैं मान रही हूं कांस्टेंट टेम्परेचर, एक प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, यानी dt 0 है, dt 0 हो गया तो क्या बनेगा? dg इज इक्वल टू dh माइनस t डेल्टा s tds। स्मॉल चेंज के लिए, अगर थोड़े लार्ज चेंज के लिए बात करूं तो डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा h माइनस t डेल्टा s। यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है केमिस्ट्री की, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जल्दी लिखो अब चैट में। G इक्वल टू H माइनस ts लिखा था, चैट तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हो। स्मॉल चेंज के लिए D लगा सकते हैं, थोड़ा अप्रिशिएबल चेंज के लिए वी यूज डेल्टा। तो G इज इक्वल टू H माइनस ts है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं पूरे फंक्शन को, तो मैंने dg इज इक्वल टू dh माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट TDS, एंट्रोपी कांस्टेंट SDT। अब मैंने कहा मैं एक ऐसे प्रोसेस की बात कर रही हूँ अगर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो dt 0 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। क्या नाम है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इक्वेशंस इन केमिस्ट्री, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? अभी तक आपने जितने स्टेट फंक्शंस पढ़े सबका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस था, है ना। तो मैम गिब्स फ्री एनर्जी का भी क्या कोई सिग्निफिकेंस है? यस बेटा, सिग्निफिकेंस ये है, आपको ये बता देगा कि किसी प्रोसेस से यूजफुल वर्क कितना निकाल सकते हैं। व्हाट इट इज गोइंग टू टेल अस? द यूजफुल वर्क दैट वी कैन टेक आउट फ्रॉम अ सिस्टम।
ठीक है, यूजफुल वर्क के बारे में बताएगा। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी डिराइव करा के दिखा दूं, छोटू सा एक्सप्रेशन, बताओ भाई, छोटा सा एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं, मतलब डिराइव तो नहीं, बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस। तो यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, यही हमें क्या, अरे बॉटल कहाँ गई पानी की, हाँ ये यही क्या बताएगा, गिव्स यू एनर्जी। आइए जरा कर लेते हैं कैसे मैम यूजफुल वर्क। देखो फर्स्ट लॉ से एक बात बताओ, डी यू को कैसे लिख सकती हूँ, डी क्यू प्लस टोटल वर्क डन, सही बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब टोटल वर्क किसके बराबर होता है, टोटल वर्क बराबर होता है पीवी वर्क के, जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, और नॉन पीवी वर्क होगा, नॉन पीवी वर्क के। तो यही मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इसमें कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस पीवी वर्क प्लस नॉन पीवी वर्क, लिख सकते हैं। फर्स्ट लॉ से मैंने एक्सप्रेशन सीधा स्टार्ट किया है। नॉन पीवी वर्क ही दरअसल यूजफुल वर्क होता है, पता है आपको, ये तो वर्क कहाँ, प्रेशर वॉल्यूम में खर्च हो गया, एक्सपेंशन कंप्रेशन में। जो यूजफुल वर्क होता है वो कौन सा होता है, नॉन पीवी वर्क ही होता है, लिख लीजिएगा कॉपी पे, यूजफुल वर्क नॉन पीवी वर्क ही होता है, ठीक है। अब अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पता है डी क्यू टीडीएस के बराबर होगा, बोलिए किसके लिए, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी ही तो एंट्रोपी चेंज था, तो वहीं से मैंने लिखा डी क्यू टी डी एस के बराबर है। और पीवी वर्क को मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस पी डी वी लिख सकती हूँ, पीवी वर्क माइनस पी डी वी, यही किया है आपने फर्स्ट लॉ में पूरे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू बनेगा टी डी एस प्लस पीवी वर्क माइनस पी डी वी प्लस नॉन पीवी वर्क। साइड में क्या किया है, मैंने फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा है, वहां पे मैंने वर्क डन टोटल सब्स्टिट्यूट किया, पीवी वर्क प्लस नॉन पीवी वर्क, ठीक है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डी क्यू को टीडीएस लिख सकते हैं और पीवी वर्क माइनस पीडीवी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलिए। अच्छा अब ये बताओ, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी होता है, पिछली क्लास में पढ़ाया है क्या ये तुम्हें, बोलो भाई, पिछली क्लास में पढ़ाया है क्या, बिल्कुल पढ़ाया है मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ा, अगर तुम याद करो तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस माइनस पीडीवी को इधर ले आओ, तो डी यू प्लस पीडीवी किसके बराबर है, टीडीएस माइनस माइनस उधर प्लस चला गया, प्लस नॉन पीवी होगा, नॉन पी वर्क। डी यू प्लस पीडीवी ही क्या है बेटा, ऊपर देखो एंथैल्पी चेंज, डी एच इज इक्वल टू टीडीएस प्लस नॉन पीवी वर्क। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं डी एच माइनस टीडीएस लिख सकती हूँ, डी एच माइनस टी, इसको इधर ले आऊं, यस, ये क्या है, नॉन पीवी वर्क, और ये क्या होता है, डी एच माइनस टी डी एस, यही तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। तो गिब्स फ्री एनर्जी आपको क्या बताता है, किसी प्रोसेस का यूजफुल वर्क बताता है। क्या ये कोई डेरिवेशन पूछेगा हमसे मैम, नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा। ये बताने का सिर्फ एक रीजन था कि आई वॉन्ट यू टू फील, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जो क्या बताता है, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, समझ रहे हो। तो डीजी या डेल्टा जी किसके बराबर है, नॉन पीवी वर्क के। तो यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसका कि किसी सिस्टम से यूजफुल वर्क आप कितना निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपको ये बता देगा, ठीक है। अच्छा, और स्पॉन्टेनिटी से तो रिलेटेड होता ही है भाई, पॉइंट एकदम से बिल्कुल, ठीक है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देख लिया था ना हमने। अब देखो जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है बेटा,
फ्री एनर्जी चेंज एक प्रोसेस के लिए जब सारे सब्सटेंसेस जो हैं और रिएक्शन कंडीशन स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। वो स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा होता है? सॉलिड के लिए प्योर फॉर्म स्टैंडर्ड है, लिक्विड के लिए प्योर लिक्विड, गैस अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, सोल्यूशन है अगर एक्वस, उसका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड स्टेट में कहलाता है। टेम्परेचर को हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं इफ नॉट स्पेसिफाइड, तो और है ना जो मेंशन दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। एक सवाल देखिए जरा, क्वेश्चन 2026 5 अप्रैल को पूछा गया है और सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द रिएक्शन। आपके सामने रिएक्शन है, ओके, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन का पूछा है। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकलेगा? देखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज माइनस टी स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज आपको दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का निकालिए। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का कैसे निकालेंगे बेटा? आपको सारे स्टैंडर्ड एंथैल्पीज प्रोडक्ट्स के चाहिए माइनस रिएक्टेंट के, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, अब इसमें ना इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इंक्लूड किया जाता है, एक्स वाई। इसको मैं हटा के सीधा वैल्यू लिख रही हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इंक्लूडिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आप देखिए जरा, प्रोडक्ट में हमारे पास कौन है? एक्स वाई है ना, और कितना है एक्स वाई का कोफिशिएंट? 2 है। 2 इंटू एक्स वाई के लिए कितना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी? 42, ठीक है, ओके, माइनस, ये तो प्रोडक्ट्स हो गए प्रोडक्ट्स के, माइनस रिएक्टेंट में कौन है? x2 आएगा। x2 के लिए कितना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी? 8 है, कोफिशिएंट 1 है, प्लस y2 के लिए कितना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी? 80 है और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलेगा, माइनस 8 प्लस 80, 88, 2 इंटू 84 माइनस 88, 84 बनेगा, 84 माइनस 8 और ये 88, तो माइनस 4 किलोजूल्स पर मोल। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा एंट्रोपी स्टैंडर्ड रिएक्शन का निकलेगा, टोटल एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कौन है हमारे पास? एक्स वाई है, कोफिशिएंट 2 है, एक्स वाई का एंट्रोपी चेंज है 200, प्रोडक्ट माइनस, अब रिएक्टेंट में कौन आएगा अपना? देखिए x2 आएगा जिसका कितना है 140, प्लस y2 जो कितना है 250, तो दिस वुड बी 400 माइनस ये 140 है ना, तो दिस इज 390, दिस इज 390, तो ये कितना होगा भाई? 10 है, 10 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ से देखो 10 आ रहा है, जगह नहीं उधर लिख रही हूँ, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है क्या? ये देखो 10 आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा? अब हमें दोनों चीजें मिल गई, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज -4, ठीक है, माइनस टेम्परेचर बेटा 600 केल्विन दिया गया है और डेल्टा एस नॉट वहां से कितना आया है? 10 आया है, तो यही आ रहा है -4 माइनस 6000। अब यहाँ जरूर यूनिट सोचना है कि ये किलो जूल, अब ये गड़बड़ हो गई, ये किलो जूल में था, ये जूल था, तो आप सीधा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ये चीज नोट कर लेना जरा पहले कि इसने आंसर पूछा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी किलो जूल्स पर मोल में, ठीक है। मेरे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी किलो जूल्स पर मोल में है, ये तो सही है, माइनस टेम्परेचर मेरा 600 केल्विन में है, ये भी मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत हो सकती है डेल्टा एस नॉट से, जो 10 जूल पर केल्विन पर मोल था, तो उसको अगर आप किलो जूल में करेंगे तो 10 को किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से करेंगे ना 10 को डिवाइड, तो 0.01 बनेगा इंटू 0.01 किलोजूल्स पर केल्विन पर मोल, समझ गए? ये देखना जरूरी है। तो -4 -6, अब ये वैल्यू किलोजूल में है, जो कि कितना आएगा? -10 किलोजूल्स पर मोल।
तो क्वेश्चन वैसे अगर आप देखो तो मुश्किल नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकलेगा बेटा, तो हमने निकाला गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को यूज किया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस निकाले। कैसे निकाले हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, टोटल समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इंक्लूडिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसे ही स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज निकाला, समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इंक्लूडिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वहां बस यूनिट का ध्यान रखना था, ठीक है, कि किलो जूल में आंसर पूछा था टोटल। ओके, चलिए आगे देखिए। तो बेटा स्पॉन्टेनिटी के बारे में गिब्स फ्री एनर्जी हमें कैसे बताती है, तो इसका देखो सिंपल एक बात होता है कि अगर किसी प्रोसेस का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है, अगर बेटा किसी प्रोसेस का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी जीरो है तो वी से कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से हम इससे स्पॉन्टेनिटी का पता लगा सकते हैं। देखिए एक टेबल है आपके सामने और इस पे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, आइएगा जरा। हाँ, तो कौन सा गाना बजाऊं, वैसे बजाने से याद आया, इस बार तो हमें मिलके एनटीए की बजानी है भैया। तो उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि जितने सेशंस मैं आपको यहाँ करा रही हूँ ना, इस बार तो एनटीए की बजना तय है बेटा। तो प्लीज स्टे सब्सक्राइब। देखो अब मैं आपको एक केस, दो केसेस लेकर दिखाऊंगी, ठीक है। केस नंबर 1 हम लेंगे। केस नंबर 1 होगा बेटा अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है। आपने ये केस ले लिया, ठीक है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखिए। देखिए अगर बेटा डेल्टा एच नेगेटिव है माइनस टी, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव और प्लस माइनस माइनस होगा तो ऑलवेज नेगेटिव, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, है ना। तो इसका मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, तो मतलब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है सारे टेम्परेचर्स पे। वी कैन से दैट ऐसा टेम्परेचर कैसा है बेटा, स्पॉन्टेनियस है सारे टेम्परेचर्स के ऊपर। ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है सारे टेम्परेचर पे। बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि ये तो सीरीज चल ही रहा है, साथ में आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज, अब तो हम ब्लैक बुक के क्वेश्चन सॉल्व कराने का सीरीज सब कुछ प्लान कर रखा है, ठीक है। हाँ आइए, हाँ तो देखो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये केस नंबर 1 मैंने आपको लेकर बताया जब डेल्टा एच नेगेटिव था और डेल्टा एस पॉजिटिव था। तो ऐसे में बेटा हमारा डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा सारे टेम्परेचर्स पे, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर्स। ओके, अब एक और केस मैं ले लेती हूँ। केस नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूँ डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी बेटा नेगेटिव है, मैंने ये कहा, तो अब कैसी कहानी चलेगी, देखिए डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच तो मैंने कहा नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अब कहानी ऐसी है कि एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव, देखो माइनस माइनस प्लस बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव हो रही है मगर सामने वाला फंक्शन नेगेटिव है। तो अब डेल्टा जी ओवरऑल नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, ये टेम्परेचर डिसाइड करेगा। तो ऐसे केसेस में टेम्परेचर की भूमिका बढ़ जाती है। टेम्परेचर कहेगा कि भैया मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या करना है। तो ऐसे में आप सोचिए अगर टेम्परेचर यहाँ है पॉजिटिव टर्म के साथ, पीछे लिख लेती हूँ टेम्परेचर, चलो अब टेम्परेचर यहाँ है पॉजिटिव टर्म के साथ, तो बेटा जितना छोटा टेम्परेचर होगा उतना पॉजिटिव टर्म छोटी होगी और नेगेटिव बड़ी होगी, सही बात है। अगर लो टेम्परेचर में ले लूँ तो लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव टर्म छोटी होगी नेगेटिव बड़ी, तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पे, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगा। समझ गए हो इस बात को, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा।
तो ये केस ऐसे ही 4 केसेस हमारे सामने बनते हैं। देखना जरा, ये 4 केसेस बनते हैं। अगर डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव तो हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा सारी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव तो हमेशा डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो सारी टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है लो टेम्परेचर्स पे। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है बेटा हाई टेम्परेचर्स पे। समझ गए? तो जिनमें टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां थोड़ा सोचना पड़ता है आपको कि किस तरीके से टेम्परेचर वेरी करेगा। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो आपसे अगर कंडीशन दे दिया मैंने कि इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज 0 होगा बेटा। तो डेल्टा एच जो है किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैसे निकलेगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशो से, इससे आएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो किस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा वो आप इससे बता सकते हैं, है ना, बता सकते हैं अगर पूछे। ऐसे ही किस टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो बेटा अगर आप स्पॉन्टेनिटी की बात करें, देखिए अगर मैं कहूं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आप ये सोचेंगे कि मैम डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा, यहाँ डेल्टा जी रख दो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का रेशो निकालोगे, इससे अबव टेम्परेचर जो भी होगा रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो आपसे 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक ये आपसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे पूछा जा सकता है और दूसरा दे कैन आस्क यू अबाउट द स्पॉन्टेनिटी वाला टेम्परेचर, है ना, कौन सा, कि किस टेम्परेचर के अबव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इन बातों का थोड़ा सा आपने जो है ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ठीक है, आइएगा जरा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सवाल कहता है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे भाई, बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव तो किसी भी टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यस ये सही है। अब आपको उसी एक्सप्रेशन में लिख के देखना है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस होगा सारे टेम्परेचर पे, ये बात सही है, ये तो सही है। इसने पूछा है रॉन्ग कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, तो बेटा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन जो बी और सी है दोनों गलत दिए हैं, क्योंकि जब डेल्टा एच पॉजिटिव होते हैं तो लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जब नेगेटिव होते हैं तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो बी और सी इसने गलत लिखा है, तो आंसर वुड बी डी। तो ये क्वेश्चन कर पाते, अभी जो हमने किया है उसी पे सीधा सवाल 26 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था। आगे देखो, कहता है एक प्रोसेस का डेल्टा एच और डेल्टा एस दे रखा है, आउट ऑफ द वैल्यूज गिवन बिलो चूज द मिनिमम टेम्परेचर जिसके अबव टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होगा। तो अभी मैंने इस केस से आपको करके बताया भी था कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का रेशियो निकालो, इसके अबव टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। डेल्टा एच कितना था 200 जूल्स पर मोल, डेल्टा एस 40 जूल पर केल्विन पर मोल, तो ये तो 5 केल्विन के अबव टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस। तो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता वो 5 होता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिए, फॉर दिस रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इतना, द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज इतना, कैलकुलेट डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। एंथैल्पी रिएक्शन का दे रखा है 49.4 किलो जूल्स, टेम्परेचर 300 है, एंट्रोपी चेंज 336 जूल पर केल्विन आपको दिया है। अब यहाँ यूनिट का ध्यान रखना है, आंसर किलो जूल में पूछा है, तो ये जूल वाले को यहीं पे तुरंत किलो जूल में कर लो, 0.336, समझ लो क्यों किया ये, किलो जूल्स के लिए, ठीक है, किलो जूल्स के लिए। तो दिस वुड बी माइनस 51.4 किलो जूल्स होगा। तो ये सीधा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सवाल था। कहता है प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा सारे टेम्परेचर्स पे, अगर बेटा सारे प्रोसेस पे टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होगा अगर गिब्स फ्री एनर्जी विल बी नेगेटिव, और वो कब होगा, अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा। अभी हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है।
तो आज के सेशन में व्हाट वी हैव डन, हमने पूरा सेकंड लॉ कर लिया है, गिब्स फ्री एनर्जी कर लिया है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत किस लिए थी, पहले हमने वो देखा, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है वो काफ़ी चीज़ें हमें नहीं बताता, जैसे कि कोई प्रोसेस किसी एक डायरेक्शन में होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में होगा, वो रिवर्स क्यों नहीं किया जा सकता बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, कोई लॉ तो फॉरबिड कर रहा होगा उसे, और क्यों नहीं कभी पूरा जो हीट का कन्वर्जन वर्क में हो सकता है। तो ये सब बातें उन्होंने नहीं बताई थी तो फर्स्ट लॉ ने, तो हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी। सेकंड लॉ का मेन स्टेटमेंट यही था कि किसी भी स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है यूनिवर्स का वो बढ़ रहा है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी डू नॉट चेंज, तो उसके में एक जो रिवर्सिबल था उसके लिए टोटल एंट्रोपी जो चेंज था यूनिवर्स का दैट वाज जीरो, और जो आपका इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था तो डेल्टा एस यूनिवर्स का पॉजिटिव था, ग्रेटर देन जीरो था। ठीक है, इसके बाद हमने एंट्रोपी का मतलब समझा कि एंट्रोपी आपको ये बताता है कि टोटल रैंडमनेस कितना है सिस्टम में, कितना उलझुलपना है, और उसके लिए फैक्टर्स जैसे जितना फिजिकल स्टेट अगर आप चेंज करोगे, सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड होते हैं, इतने फ्री नहीं होते, तो सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी लिक्विड में है, लिक्विड से ज्यादा गैस के अंदर है। अगर आप अमाउंट बढ़ा देंगे गैस का, है ना, जैसे 10 मोल गैस और 2 मोल गैस में 10 मोल का एंट्रोपी ज्यादा होगा, तो एक्सटेंसिव भी है वो। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसियस मोल बढ़ गए हैं, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो गए हैं तो एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव हो जाता है। फिर ऐसे ही सारे फैक्टर्स, टेम्परेचर और वॉल्यूम भी हमने पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी काइनेटिक, वो ज़्यादा रैंडमनेस कर रहे थे, वॉल्यूम बढ़ाने से भी ज़्यादा रैंडमनेस हो रहा था तो एंट्रोपी बढ़ रहा था। उसके बाद हमने छोटा सा एक्सप्रेशन डिराइव किया, जो जनरल एक्सप्रेशन था प्रोसेसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, उस जनरल एक्सप्रेशन को मैंने कहा मॉडिफाई करके एज पर योर रिक्वायरमेंट की प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक की आइसोबारिक है, आप एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर हमने एंट्रोपी चेंज फेज ट्रांजिशन के लिए किया, वहां पे बस एक ही पॉइंट था कि जो भी हीट चेंज, क्योंकि फेज ट्रांजिशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे जो भी आप हीट देखते हो इन्वॉल्व दैट इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज एंथैल्पी चेंज होता है। तो फेज ट्रांजिशन का एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला था डेल्टा एच अपॉन टी, जो टी था वो टेम्परेचर जिस पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए। फाइनली वी सॉ द गिब्स फ्री एनर्जी, जो आपको यूजफुल वर्क बताता है किसी सिस्टम से, है ना, प्रोसेस के दरमियान हाउ मच यूजफुल वर्क वी कैन एक्सट्रैक्ट आउट, यानी नॉन पीवी वर्क के बारे में बताता है, और कैसे इसको यूज करके गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को हम स्पॉन्टेनिटी किसी प्रोसेस के निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसका जो भी टेस्ट मैंने बनाया है आज की क्लास का वो जा करके जरूर देना है। ठीक है, तो टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा अभी डिस्क्रिप्शन में, कोर्स का लिंक है, कोर्स लिंक में ही जाके अपने डैशबोर्ड में देखो, यहाँ पे माई टेस्ट के सेक्शन में आपने जाना है। कोर्स में एनरोल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि मैम थैंक यू सो मच एकलव्य टेस्ट सीरीज, और बहुत इसमें हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बेटा एकलव्य टेस्ट सीरीज को इस बार सिर्फ एक हमने टेस्ट सीरीज के तौर पे ना बना के एक बैच की तरह बनाया है, जिसमें पहले टीचर्स आपको थ्योरी सेशंस देते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलता है सॉल्विंग के लिए, फिर आप जा करके टेस्ट देते हैं। तो सीधा टेस्ट देने से पहले टीचर आपको 2 चीजों के थ्रू तैयार कराता है, थ्योरी पढ़ा के और असाइनमेंट करवा के, फिर आप टेस्ट देते हो। टेस्ट देने के बाद आप वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं देख सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि आप इतना प्यार और सपोर्ट देते हो। तो मैं बस यही कहूंगी कि आज यहाँ तक पहुँच अगर आप गए हो, है ना, पहुँच गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल हर वो कोशिश करता है कि जिससे आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाया जाए, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। तो आप बस जुड़े रहिएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शिद्दत से सारी चीज़ें फॉलो करिएगा। तो अभी की अभी आप मुझे कॉमेंट करके बताइए यस मैम वी आर विद यू, वी आर टफर देन जेईई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज मी डोरा मैम साइनिंग off for the day। अगली बार मिलेंगे with a new session and take care guys, bye bye।